31 मई 1915 1915 की रात जब पूरा लंदन सो रहा था तो अचानक शहर के ऊपर एक बहुत बड़ी मशीन नमूदार होती है। ये 650 फीट लंबा एक गुब्बारा था जिसे ज़ेपलिन कहते थे। इसके नीचे लगे टोकरी नुमा हिस्से से 120 बम नीचे गिरे और पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। इस हमले में बहुत सी इमारतें तबाह हुई और कम से कम 7 लोग हलाक भी हुए जबकि 35 जख्मी थे। ज़ेपलिन इस हमले के बाद साफ बचकर जर्मनी लौट गया। फिर हमलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया जिसे बरतानिया में ज़ेपलिन टेरर यानी ज़ेपलिन की दहशत का नाम दिया गया। जब लंदन पर फजा से मौत बरस रही थी तो दूर समंदरों में भी एक जर्मन हथियार शार्क की तरह घात लगाए बैठा होता था। ये जर्मन आबदोजें थीं जो अपने से 20 गुना बड़े जहाज़ों को बहरी जहाज़ों को डबो सकती थीं और डबो रही थीं। ये दोनों हथियार जर्मनी ने ट्रेंच वॉरफेयर का स्टेलमेट तोड़ने के लिए मैदान में उतारे थे। एलाइड पावर्स ने इन जर्मन हथियारों का मुकाबला कैसे किया? जीतता हुआ जर्मनी कैसे जंग अजीम हार गया और आखिर ये जंग खत्म कैसे हुई? मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज द ग्रेट वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की छठी और आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। माय क्यूरियस फेलोज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी हवाई जहाज अपनी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में थे। ये सैकड़ों टन वजनी बम लेकर दूर दराज टारगेट्स पर हमले करने के काबिल अभी नहीं हुए थे। इन्हें ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो जर्मनों ने ज़ेपलिन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। ज़ेपलिन के सैकड़ों फीट लंबे गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। ये गुब्बारा सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकता था जो कि उस वक्त के हवाई जहाज नहीं कर सकते थे। गुब्बारे के नीचे लगे बास्केट नुमा हिस्से को जिसे गोंडला कहा जाता था, इसमें फौजी बैठे होते थे और मशीन गन भी नस्ब होती थी। आमतौर पर एक ज़ेपलिन में ऐसे 2 गोंडोलास होते थे। ज़ेपलिन के बरतानिया पर हमलों में बहुत से बच्चे भी हलाक हो रहे थे, इसलिए अंग्रेज इसे बेबी किलर कहते थे। अंग्रेजों के लिए मुश्किल ये आन पड़ी थी कि ज़ेपलिन को गिराना बहुत ही मुश्किल था। इस दौर में रेडार अभी इजाद नहीं हुए थे कि वो ज़ेपलिन को आने से पहले डिटेक्ट कर सकें और अटैक करवा सकें। फिर ज़ेपलिन इतनी बुलंदी पर उड़ते थे कि जासूस तैयारे भी इन तक नहीं पहुंच सकते थे। इसी तरह बहुत बुलंदी पर किसी टारगेट को हिट करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी अभी नहीं बनी थी। चुनाचे बरतानिया ने जंगी तैयारे अपडेट करना शुरू किए और तैयारा शिकन तोपें बनाना भी शुरू कर दी। ज़ेपलिन रात को ऑपरेट करते थे और किसी दरिया या झील की सतह की चमक से अपने टारगेट्स तलाश करते थे। इसलिए बादशाह की रहायशगाह बकिंघम पैलेस के नज़दीक एक झील से भी पानी खारिज कर दिया गया ताकि ये निशाने पर ना आ सके। इसके अलावा ज़ेपलिन्स को डिटेक्ट करने के लिए अहम इलाकों में ताकतवर सर्च लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। इन सर्च लाइट्स से फजा की मुसलसल निगरानी की जाती थी। जैसे ही कोई ज़ेपलिन सर्च लाइट की जद में आता तो अलार्म बजा दिया जाता और ब्रिटिश लड़ाका तैयारे फजा में पहुंच जाते। इन तैयारों पर ताकतवर मशीन गन्स नस्ब थीं जिनकी गोलियां ज़ेपलिन के गुब्बारे में छेद कर देती थीं। इसके बाद ये तैयारे ऐसी गोलियां फायर करते थे जो इस छेद से अंदर दाखिल होकर फट जाती थीं। इनके फटने से गुब्बारे में भरी हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती थी और वह जल कर राख हो जाता था और गिर जाता था। आप इस बरतानवी प्रोपेगेंडा पोस्टर में देख सकते हैं कि कैसे एक ज़ेपलिन जलता हुआ गिर रहा है और कैप्शन में लिखा है द एंड ऑफ द बेबी किलर। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़ेपलिन्स ने कुल मिलाकर बरतानिया पर 50 हमले किए। इन हमलों में कुल 700 लोग हलाक और 2000 जख्मी हुए। लेकिन ज़ेपलिन्स को भी इन हमलों की दोस्तों भारी कीमत बहरहाल चुकाना पड़ी। 115 ज़ेपलिन्स ने इन 50 हमलों में हिस्सा लिया था जिनमें से 77 को बरतानवी तैयारों ने या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने मार गिराया। महज 48 ज़ेपलिन्स ही सही सलामत जर्मनी हमलों के बाद वापस पहुंच पाए थे। ज़ेपलिन्स के बढ़ते हुए नुकसानात की वजह से ही जंग के आखिरी 2 बरस में जर्मनी ने इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया था। इनकी जगह अब गोथा तैयारे इस्तेमाल किए जाने लगे थे जो ज़ेपलिन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार थे और बरतानवी तैयारे आसानी से इन्हें पकड़ भी नहीं पाते थे। गोथा तैयारों में पायलट समेत 3 लोग सवार होते थे। इन तैयारों के नीचे बम अटैच कर दिए जाते थे। बम्स के अलावा इन तैयारों में कम से कम 2 मशीन गन्स भी नस्ब होती थीं। 13 जून 1917 के रोज़ कम से कम 14 गोथा तैयारों ने लंदन पर दिन दहाड़े हमला किया और तबाही मचा दी। इन्होंने कुल 118 बम गिराए 118।
इस हमले में बच्चों समेत 162 लोग हलाक और 426 426 जख्मी हुए। इसके बाद भी गोथा तैयारे वक्फे से बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करते रहे। इस दौरान बरतानिया ने भी अपने हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर लिया और गोथा तैयारों के मुकाबले पर जदीद तैयारे लाए जाने लगे। चुनाचे गोथा तैयारों ने अब दिन के बजाय अपने बचाव के लिए रात में हमले शुरू कर दिए। ज़ेपलिन्स और गोथा तैयारों के बाद जर्मनी का तीसरा खौफनाक हथियार इनकी आबदोजें सबमरीन्स थीं, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था। अब ऐसा था साथियों कि बरतानिया जर्मनी से बड़ी बहरी ताकत था। अपनी इसी ताकत के बलबूते पर उसने जर्मनी की बहरी नाकाबंदी ब्लॉकेड कर रखा था। इस ब्लॉकेड से जर्मनी की सारी ट्रेड और फूड इंपोर्ट्स बंद हो चुकी थी। इस ब्लॉकेड के जवाब में जर्मनी ने भी बरतानिया को वैसा ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। बरतानिया के ताकतवर बहरी बेड़े के मुकाबले में जर्मनी ने अपनी तबाहकुन सबमरीन समंदर में उतारी थी। इन आबदोजों ने बरतानवी बहरी जंगी जहाज़ों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए थे। 5 सितंबर 1914 के रोज स्कॉटलैंड के करीब पहला बरतानवी बहरी जहाज ऐसी सबमरीन का निशाना बना। ये HMS पाथफाइंडर था, जिसे जर्मन आबदोज U-21 ने डुबो दिया था। इस हमले में जहाज पर सवार अमले के 250 लोग मारे गए थे। फरवरी 1915 में जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि बरतानिया के इर्द गिर्द का समंदर वॉर जोन है, जंगी इलाका है। इसमें जो भी जहाज दाखिल होगा, खा वो किसी भी मुल्क का हो, वो न्यूट्रल हो या जंग से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद जर्मन आबदोजों ने अगले बरसों के दौरान बरतानवी समंदर में तबाही मचा कर रखी। जर्मनों ने 1917 के सिर्फ 3 माह में 500 शिप्स डुबो दिए। ताहम जर्मनी की ये तबाहकुन वॉर भी दोस्तों बरतानिया को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकी, बल्कि इसने उल्टा अमेरिका को जंग में घसीट लिया। आप देखो सुनोजानों की हिस्ट्री ऑफ अमेरिका सीरीज की इस किस्त में जान चुके हैं कि जर्मन आबदोज ने एक जहाज लुसिटीना को डुबो दिया था, जिसमें 128 अमेरिकी शहरी भी मारे गए थे। लुसिटीना की तबाही के बाद जर्मनी ने अमेरिका को यकीन दिलाया था कि अब अमेरिकी शहरियों और जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ताहम जर्मनी इस वादे पर कायम नहीं रह सका। फिर जर्मनी से एक और गलती ये हुई कि उसने मैक्सिको को अमेरिका पर हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। तो इन वजूहात की बिना पर अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ मैदान जंग में कूद गया। जवाब में जर्मन सबमरीन्स ने बरतानिया के साथ साथ अमेरिकी समुद्री हदूद में दाखिल होकर वहां भी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। सिर्फ मई 1918 में 13 अमेरिकी बहरी जहाज डुबो दिए गए। इनमें से 6 जहाज तो सिर्फ एक दिन में गरकाब किए गए थे। लेकिन इन हमलों के बाद भी अमेरिकी अफवाज बहरी जहाज़ों में बैठकर फ्रांस पहुंचने लगी। यूं वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के लिए मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जर्मनी की एंड गेम शुरू हो चुकी थी, मगर शिकस्त के मंडलाते बादलों में एक महाज ऐसा था जहां जर्मनी को कामयाबी मिली। ये था रूस का महाज, ईस्टर्न फ्रंट। रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू से ही मुसलसल शिकस्तों की वजह से डिस्टेबलाइज हो चुका था। जंग की वजह से बढ़ती हुई हलाकतों, महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। 1917 तक हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि अवाम हुकूमत के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए। इन्होंने फौज से मिलकर ज़ारे रूस का, शहनशाह का तख्ता उलट दिया। रूस में इस कम्युनिस्ट इनकलाब, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी के नतीजे में ज़ारिस्ट की 370 साल बादशाहत, 370 ईयर्स लॉन्ग बादशाहत खत्म हो गई। आखिरी रूसी शहनशाह निकोलस II को इनकलाबियों ने कमरे में बंद करके बच्चों समेत पूरे खानदान को गोलियों से उड़ा दिया। एक तकलीफदेह क्याओस के बाद दोस्तों व्लादिमीर लेनिन की क़यादत में कम्युनिस्ट रशियन हुकूमत कायम हो गई। यह हुकूमत वॉर थिएटर से खुद को अलग करना चाहती थी। यह जो ग्रेट गेम का वॉर थिएटर दुनिया में चल रहा था, वैसे भी रूस कौन सा इसमें जीत रहा था। कम्युनिस्टों ने 3 मार्च 1918 के रोज बेलारूस के शहर ब्रेस्लिस्टोविस्क में सेंट्रल पावर से जंगबंदी का मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन और बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस के बेशतर हिस्सों पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया का कब्जा तस्लीम कर लिया गया। इस तरह रूस की नई इनकलाबी बोल्शेविक गवर्नमेंट द ग्रेट वॉर से बाहर निकल गई। रूस के वॉर थिएटर से निकल जाने के बाद ईस्टर्न फ्रंट पर तो जंग खत्म हो गई, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट कुछ देर मजीद गर्म रहा।
اس دوران یہ بھی ہوتا رہا کہ سینٹرل پاورز یعنی جرمنی، آسٹریا اور بلغاریہ کو مسلسل معاشی مشکلات نے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ روس کی طرح جرمنی اور آسٹریا میں بھی لوگ اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے وہاں بھی تحریکیں چل پڑی تھیں۔ خاص طور پر ویسٹرن فرنٹ پر ٹرنچ وارفیئر نے جرمنی کو سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس جنگ کا دوستو فرسٹ ورلڈ وار کا پوری کا المیہ یہ تھا کہ سخت سردی، برف باری، بارش، گرمی، سب کچھ سپاہیوں کو، دونوں طرف کے سپاہیوں کو انہی قبروں کی طرح کھدے ہوئے گڑھوں میں، ٹرنچز میں گزارنا پڑتی تھیں۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ خاص طور پر برسات میں کیچڑ سے بھری ہوئی ٹرنچز میں، خندقوں میں رہنا ایک تکلیف دہ کام تھا، جبکہ اس دوران بارود کا کھیل بھی جاری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹرنچز میں وبائی امراض نے بھی لاکھوں سپاہیوں کی جانیں لے لی تھیں۔ صرف 1918 میں وائرل انفلوئنزا جو ایک وبا پھیلی، اس سے 1,00,000 فوجی مارے گئے تھے۔ سیلن زدہ گڑھوں میں سالوں رہنے کے باعث کتنے ہی سپاہی ایسے تھے جن کے اعضاء، باڈی پارٹس گل سڑ کر گرنے لگے تھے۔ اسی ویسٹرن فرنٹ پر دوستو نومبر 1918 تک جرمنی مکمل شکست سے دوچار ہو چکا تھا۔ پھر اس کے اتحادی آسٹریا اور بلغاریہ بھی الائیڈ پاورز سے شکست کھا چکے تھے۔ اب وہ سب ایک ایک کر کے الائیڈ پاورز کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے تھے، کیونکہ مزید جنگ کے لیے نہ تو ان کے پاس اکانومی تھی، ان کے پاس رقم تھی، نہ ہی تازہ دم سولجرز تھے، اور حکومتیں بھی پیچھے کمزور ہو چکی تھیں، انقلابات آ رہے تھے۔ 29 ستمبر کو بلغاریہ، 3 نومبر کو آسٹریا اور 11 نومبر کو جرمنی نے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کی شرائط کے تحت جرمنی کو فرانس اور بیلجیم سمیت الائیڈ پاورز کے قبضے میں لیے گئے تمام علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جرمنی کی 5,000 توپیں، 25,000 مشین گنز، 1,700 طیارے، 74 بحری جہاز اور تمام آبدوزیں، سب میرینز بھی الائیڈ پاورز کے حوالے کر دی گئی۔ جرمنی کے ہتھیار ڈالتے ہی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی دوستو 4 بڑی امپائرز بھی قصہ ماضی بن گئی۔ 3 بادشاہتیں جرمنی، آسٹریا اور روس تو جنگ کے دوران ہی اپنے انجام کو پہنچ گئیں، جبکہ چوتھی اوٹومن امپائر شکست و ریخت کا شکار ہو کر آخری کار 1924 تک مکمل ختم ہو گئی، جس کی جگہ ماڈرن ترکی نے پھر جنم لیا۔ 4 پرانی امپائرز ٹوٹنے سے جو نئے ممالک دنیا میں ابھرے، ان میں ہنگری، چیکوسلوواکیہ، پولینڈ، ایسٹونیا، لٹویا اور لتوینیا شامل تھے، جبکہ حجاز سمیت ایک بڑے عرب علاقے پر سعودی سلطنت قائم ہو گئی۔ دوستو فرسٹ ورلڈ وار میں الائیڈ پاورز یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس وغیرہ کی جانب سے کم از کم 4,40,44 ملین سے زائد سولجرز نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 2,20,22 ملین سے زائد فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ سینٹرل پاورز یعنی جرمنی، آسٹریا، اوٹومن امپائر اور بلغاریہ کے 2,20,22 ملین سے زائد فوجی اس ورلڈ وار میں شریک ہوئے تھے۔ ان میں سے بھی 1.5 ملین سے زائد سولجرز ہلاک یا زخمی ہوئے۔ یعنی سینٹرل پاورز کی فوجی طاقت اور جانی نقصان دونوں الائیڈ پاورز سے بہت کم تھے، پھر بھی شکست سینٹرل پاورز کے حصے میں ہی آئی۔ یوں دوستو یہ خوفناک جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن جنگ کے آخری دنوں میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ کہ 7 نومبر کو یعنی جرمنی کے سرنڈر سے 4 دن پہلے ہی امریکہ میں یہ خبر غلط طور پر چھپ گئی کہ جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، مطلب امریکہ کی فتح پر جنگ ختم ہو گئی ہے، جبکہ یہ خبر 4 دن پہلے چھپی تھی۔ یہ اب خبر کا چھپنا تھا، لوگوں کو اس کا پتہ لگنا تھا کہ پورے ملک میں جشن کا سماں ہو گیا۔ نیو یارک سٹی میں تو چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، لوگ خوشیاں مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، وہ جرمنی کے سرنڈر والا اخبار جس میں کہیں غلط خبر چھپی تھی اسے لہرا رہے تھے۔ کئی جگہوں پر جرمن شہنشاہ کائزر کے پتلے بھی لہرائے گئے۔ کچھ لوگوں نے تو جرمن شہنشاہ کا علامتی تابوت بھی تیار کیا۔ لیکن امریکہ بھر میں جب شام کو جشن ختم ہوا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ جنگ تو بھی جاری ہے، سو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 4 روز بعد جب جرمنی نے واقعی سرنڈر کر دیا اور اس کی خبر چھپی تو اس اصلی خبر پر کسی نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، کیونکہ لوگ اپنے جشن کی انرجی پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔ مائی کیورس فیلوز، یہاں پہلی جنگ عظیم دا گریٹ وار کی مختصر کہانی ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس کو شروع کرتے ہوئے جرمن شہنشاہ کائزر ولہیلم نے کہا تھا کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑنے تک میرے سپاہیوں تم گھروں کو لوٹ آؤ گے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو واقعی پت جھڑ کا ہی موسم تھا، بس فرق اتنا تھا کہ یہ خزاں چوتھی بار آئی تھی۔ مائی کیورس فیلوز، دا گریٹ وار کے بعد جرمنی پر جو ذلت آمیز شرائط تھوپی گئی تھیں ان کا رد عمل، ری ایکشن تو ہونا ہی تھا۔
یہ رد عمل ہٹلر اور ان کی نازی پارٹی کی شکل میں سامنے آیا، جس کا نتیجہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار۔ دوسری جنگ عظیم کی مکمل کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ چنکیا اور چندر گپت موریہ نے ہندوستان کو کیسے یکجا کیا، اور یہاں دیکھیے پہلی جنگ عظیم کی مکمل کہانی پہلی قسط سے یہاں۔